हेलो दोस्तों, आपका क्लास 12th का बिज़नेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज़ है एंड जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं एंड मैं आपको वन बाय वन वीडियोज़ में बिज़नेस स्टडीज़ के सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूँगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी तैयारी को आसान बनाएँ। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है मैनेजमेंट डज नॉट हैव सम फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, एक्सप्लेन दोज फीचर्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस सीबीएसई एग्जाम्स में आया हुआ है। तो आइए हम इसका पहले आंसर पढ़ते हैं एंड इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सबसे पहला कि मैनेजमेंट डज नॉट हैव सम फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, यानी इसमें मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है कि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स नहीं है जो प्रोफेशन में होते हैं। ठीक है, एंड उन फीचर्स को एक्सप्लेन करने की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सबसे पहला जो इधर दे रखा है कि फर्स्ट आंसर लिखेंगे सबसे पहले आप। ठीक है, एंड उस पे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जैसे कि एवरी प्रोफेशन हैज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, राइट, विच कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शंस। आपको भी पता है कि कोई भी प्रोफेशन होता है, ठीक है, वो एक प्रॉपर एक प्रोसेस से होता है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर प्रोफेशनल बंदा है वो पढ़ाई लिखाई करके उस प्रोफेशन को उसने डिग्री हासिल की है। ठीक है, तो उसके लिए जो इसको इंस्ट्रक्शन मिले होंगे वो उसने फॉलो किए, तभी वो आज उस प्रोफेशन में है। ठीक है, एंड दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, और इसमें बता भी रहा है कि मैनेजमेंट में भी प्रोफेशन के जो फीचर्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल भी इंक्लूड रहते हैं मैनेजमेंट में, जिसकी मदद से मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है जो अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसे अचीव करने में। एंड नेक्स्ट इसमें आप पॉइंट लिखेंगे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी एवरी प्रोफेशन रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू एक्वायर एन एजुकेशनल डिग्री। देखो, अगर किसी प्रोफेशन में अगर कोई भी पर्सन एंटर करता है तो उसको जो एंट्री अगर लेनी है तो उसको एक प्रॉपर एग्जामिनेशन टेस्ट देना होता है, उसके बाद ही उसको एजुकेशनल डिग्री उसको मिलती है, राइट। एंड फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने नाम भी सुना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया, उनको एक स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ही वो एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, बट ये जो फीचर होता है ये मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है। मैनेजमेंट इज ओपन टू ऑल इंडिविजुअल हु वांट टू लर्न स्किल ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट की कोई स्किल मतलब सीखना चाहता है तो मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि उसको पहले कोई एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर उसे कोई डिग्री लेनी पड़ेगी। कोई भी इंडिविजुअल अगर लर्न करना चाहता है मैनेजमेंट की स्किल्स वगैरह, ठीक है, मैनेजमेंट को जानना चाहता है कैसे वर्क करता है, तो नॉर्मली वो एंटर कर सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट सीखने के लिए। अगला है प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब इसका मतलब क्या होता है? ऑल प्रोफेशंस आर एफिलेटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशंस विच रेगुलेट्स एंट्री, ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड फॉर्मुलेट एंड इन्फोर्स कोड ऑफ कंडक्ट। देखो, कोई भी प्रोफेशन होता है वो किसी ना किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से एफिलेट होता है, यानी उसके द्वारा प्रमाणित होता है। ठीक है, जैसे आपने कोई भी अगर लॉयर होगा, ठीक है, वो सिविल जो भी आपका लॉयर होता है वो बार काउंसिल, ठीक है, मेंबर हुआ, ठीक है, या फिर प्रैक्टिस इन लॉ इन इंडिया, ठीक है, उसे परमिट होगी इस चीज़ की करने की। ठीक है, या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा वो सर्टिफाइड होगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, यानी वो सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, एंड अगर कोई भी डॉक्टर है वो सर्टिफाइड होगा कि उसने एमबीबीएस की डिग्री ले रखी है। ठीक है, तो ये प्रोफेशन होते हैं एफिलेटेड होते हैं किसी ना किसी एसोसिएशन से। ठीक है, उसके बाद ही वो जो भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तभी वो कर पाएंगे। पर यहाँ बात की जाए मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट में कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री नहीं चाहिए इसे फॉलो करने के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है और कहीं पे भी कर सकता है। मैनेजमेंट हर जगह होता है, जैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, राइट। Ethical code of conduct. All professions are bound by code of conduct which guide the behavior of its member. देखो, कोई भी प्रोफेशन होता है, ठीक है, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि अगर कोई पर्सन उस मेंबर है, उस कोड ऑफ कंडक्ट मतलब उस प्रोफेशन का मेंबर है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं, डॉक्टर्स टेक अ ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन। कोई भी अगर डॉक्टर एंटर करता है अपने प्रोफेशन में, ठीक है, मतलब आगे वो सर्विस देता है, डॉक्टर की अपनी अपनी सर्विस देता है, तो वो उससे पहले कोई ओथ लेता है। ठीक है, and this feature is also not present in management as there is no uniform code of conduct for the manager. देखो, मैनेजमेंट अगर किसी को करना है तो उसके लिए कोई भी ऐसा स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि अगर उससे पहले ये फॉलो करना पड़ेगा तभी वो मैनेजमेंट कर सकता है। ठीक है, पर प्रोफेशन में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कोड ऑफ कंडक्ट अपना फॉलो करना पड़ेगा जिससे तुम रिप्रेजेंट करो अपने प्रोफेशन को। ओके,
सर्विस मोटिव, द बेसिक मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व क्लाइंट्स बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। देखो, अगर आपको सर्विस मोटिव है, मतलब ठीक है, अगर कोई भी प्रोफेशन है, उसे सबसे मेन चीज़ क्या है, अपने क्लाइंट को सर्व करना है, ठीक है, अच्छी से अच्छी उसे सर्विस प्रोवाइड करके, ठीक है। और जैसे आप एग्जांपल्स में ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल टास्क ऑफ लॉयर इज टू इंश्योर दैट हिज क्लाइंट गेट जस्टिस। अगर कोई लॉयर है तो वो इंश्योर क्या कराएगा अपने क्लाइंट को कि उसे जस्टिस मिलेगी, यानी उसे न्याय मिलेगा, ठीक है। उसका यही मतलब इंश्योर कराने का काम है, ठीक है, ताकि वो मतलब अपनी मतलब सर्विस से वो कमिटेड है, ठीक है, इस चीज़ के लिए। And this feature is not a 100% applicable in management as the basic aim of management is to help the organization अचीव इट्स स्टेटेड गोल। पर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, ठीक है, मैनेजमेंट में ऐसा कोई नहीं है कि सर्विस मोटिव ही है सिर्फ। मेन चीज़ वहाँ पे ये है कि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसे कैसे अचीव किया जाए, ठीक है, एंड मैनेजमेंट को कैसे वो हेल्प करे कि ताकि वो अपना गोल अचीव कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे पता क्या चल रहा है, प्रोफेशन एक अलग चीज़ है और मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है, ठीक है। प्रोफेशन में जो चीज़ फॉलो की जाती हैं, ज़रूरी नहीं वो आपके मैनेजमेंट में फॉलो की जाएँ, ठीक है? इससे आपको पता चलता है कि इसके लिए आपको कोर्स, डिग्री वगैरह, ठीक है? या फिर आपको एथिकल कोड वगैरह, सर्विस मोटिव होना, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है मैनेजमेंट में, ठीक है? मैनेजमेंट में ऐसी कोई भी बाउंड्रीज़ वगैरह नहीं है जिन्हें आपको कंप्लीट करना पड़े, ठीक है? ओके, तो अब मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय मैनेजमेंट, स्टेट एनी थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड जैसे कि मैनेजमेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि मैनेजमेंट होता क्या है, एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी मैंने आपको पढ़ाए थे। तो कोई बात नहीं है, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन में। सो मैनेजमेंट की मीनिंग पढ़ेंगे सबसे पहले कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज सच एज ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैंने इसका मतलब आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बताया था लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है, इस पे 2 या 3 नंबर से क्वेश्चन बन सकता है, आप देख लीजिएगा। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इट्स इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज टू इंश्योर सक्सेस। देखो, मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबसे पहला प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, लीडिंग, ठीक है, कैसे फॉलो करना है, ठीक है, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज। अब देखो वहाँ पे अगर हमें अपना अचीव करना है गोल मैनेजमेंट में, ठीक है, हमें अपने अपनी कंपनी को गोल अचीव करवाना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फॉलो करके चलना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारी हम पे रिसोर्सेज होती हैं जैसे ह्यूमन, फाइनेंशियल, मटेरियल। उसको सही तरीके से फॉलो करते हुए, ठीक है, सही तरीके यूज़ करते हुए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तभी हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका ये जो सारी प्रोसेस है इसको ही हम कहते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। सभी चीज़ों को एक प्रॉपर वे में फॉलो करते हुए आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का। एंड इसी को हम कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, जिसमें आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, जो भी आपकी रहती हैं सारी रिसोर्सेज वगैरह, उनको सही तरीके से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ करके अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर पाएँ, ओके। एंड इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पढ़ते हैं। तो इसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे। सबसे पहला है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब ये क्या होता है? मैनेजमेंट एश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स सच एज ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट एक्सपेंशन आर मेट एफिशिएंटली। तो सबसे पहली बात क्या है, मैनेजमेंट का सबसे मेन चीज़ क्या होगा कि वो कैसे ना कैसे करके अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करे, ये उसका ऑब्जेक्टिव होगा ना। तो उसमें जैसे कि वो देखेगी कि उसका ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, मार्केट एक्सपेंशन उसका हो रहा है, मतलब वो एफिशिएंटली अपना जो प्रोसेस है, अपना अपना गोल है वो अचीव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उसका यही रहेगा, क्या रहेगा? अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ओके। एंड नेक्स्ट है एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये क्या होता है? इट एम्स टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब हमें सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करना है, प्रॉपर तरीके, जिससे कि हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर पाएँ, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रहते हैं, जो बिज़नेस को डेवलप करते हैं, आगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हमें अचीव करवाने में मदद करवाते हैं, ठीक है? उन्हें एक इफेक्टिवली वे से यूज़ करें, ठीक है? जिससे कि फ्यूचर में हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो हमें मिल पाएँ, ठीक है? यानी हम अचीव कर पाएँ, ठीक है? और किसके साथ? विथ मिनिमम वेस्ट एंड मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, यानी हमें वेस्ट कम करना है और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालनी है उन्हीं रिसोर्सेज से, ओके। एंड जो लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, वो है एंश्योरिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो, ये तो बात होगी हम अचीव कर रहे हैं सभी, मतलब अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल वगैरह, पर इसी के साथ हमें एंश्योर ये भी करना है कि एम्प्लॉय की जो जो वर्कर है वहाँ पे जो काम कर रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी सेटिस्फैक्शन डेवलपमेंट पे भी, ठीक है। सो मैनेजमेंट फोकस ऑन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, प्रोवाइडिंग अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट एंड ऑफरिंग ट्रेनिंग फॉर देयर ग्रोथ एंड एफिशिएंसी।
तो मैनेजमेंट इस चीज़ पे भी फोकस करता है कि वो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करे। अगर एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर पाएगा, राइट? प्रोवाइडिंग अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, अगर उसे अच्छा एक एनवायरनमेंट दिया जाएगा वर्क करने के लिए, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है? एंड ऑफरिंग ट्रेनिंग फॉर देयर ग्रोथ एंड एफिशिएंसी, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना जिससे कि वो अपनी ग्रोथ कर पाए, एफिशिएंसी उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़े, राइट? सो ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है? मैंने काफ़ी शॉर्ट लैंग्वेज आपको बताया है। सो अब मूव ऑन करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन है, इज मैनेजमेंट अ साइंस? गिव एनी थ्री रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आइए जानते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है या और साइंस है तो फिर क्यों है, इसका रीजन भी बताना है, ठीक है? सो मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एंड आर्ट बिकॉज इट यूजेस प्रिंसिपल एंड मेथड्स लाइक साइंस बट ऑल्सो रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड ह्यूमन स्किल्स लाइक आर्ट। तो बात तो सही हो रही है कि देखो मैनेजमेंट में दोनों चीज़ यूज़ होती हैं, प्रिंसिपल भी यूज़ होते हैं, मेथड्स भी यूज़ होते हैं साइंस की तरह। साइंस में फॉर्मूले वगैरह आपके, ठीक है, एक मेथड वगैरह यूज़ होता है प्रॉपर। तो ये साइंस भी है, ठीक है। और मैनेजमेंट भी क्यों है, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी भी यूज़ होती है, ह्यूमन स्किल वगैरह, डिसीजन मेकिंग स्किल वगैरह ये आपकी यूज़ होती है एज अ आर्ट की तरह, ठीक है। तो इसके रीजंस पढ़ते हैं क्यों है, मतलब ये मैनेजमेंट एक साइंस की तरह, मैनेजमेंट साइंस की तरह क्यों है। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, जस्ट लाइक साइंस मैनेजमेंट हैज़ वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड दैट आर अप्लाइड इन बिजनेस। बात सही है, क्योंकि देखो जैसे साइंस में आपके प्रिंसिपल्स अप्लाइड होते हैं वैसे हमारे मैनेजमेंट में भी काफ़ी सारे प्रिंसिपल जो अप्लाइड होते हैं, ठीक है। जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, जिससे कि आप अच्छी तरीके से मैनेजमेंट अपना फॉलो कर पाएँ, ठीक है, एंड अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल सो प्रेडिक्टेबल आउटकम्स, फॉर एग्जांपल गुड टीम वर्क, कॉज हो गया, ठीक है, लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी इफेक्ट। कॉज क्या है इसमें, अगर गुड टीम वर्क होगा तो हायर प्रोडक्टिविटी निकलेगी, ठीक है। तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, यानी एक चीज करने से क्या उसका इफेक्ट निकलता है। जैसे कि अगर अच्छी तरीके से काम किया जाए, गुड टीम वर्क के साथ काम किया जाएगा, तो इसका इफेक्ट क्या निकलेगा, हायर प्रोडक्टिविटी निकलेगी, राइट। मैनेजमेंट एक साइंस की तरह है, राइट। टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड्स, अब ये कैसे है, मैनी मैनेजमेंट टेक्निक्स लाइक टाइम मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग आर टेस्टेड एंड यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड। देखो मैनेजमेंट में काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह करना, ठीक है, या फिर जो ये सारी चीज़ें हैं टेस्टेड करना प्रॉपरली कि ये हमारे मैनेजमेंट को और एक्सपेंड कर पाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्पफुल रहेंगी या नहीं रहेंगी, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ होती हैं, ठीक है, जिससे वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन जो रहती हैं वहाँ पे भी यूज़ होती हैं। यानी टेस्ट एंड प्रूवन मेथड्स अगर इन्हें फॉलो किया जाए तो हम अपने जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं उन्हें आसानी से अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो सो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बता दिया है, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है एंड काफ़ी इजी वर्ड्स में मैंने आपको बताया, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एंड आप चाहें तो ये अपने कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हैं, देन आपको आगे जब भी एग्जाम आएंगे आपको रीड आउट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी एंड आपको काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ओके, सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज मैनेजमेंट एन आर्ट? गिव एनी थ्री रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी हमारे एक पेपर में, ठीक है, बहुत बार ये आया हुआ है सीबीएसई के प्रीवियस एग्जाम्स में। सो आइए इसे भी रीड करते हैं। सो फर्स्ट है, मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, एक्सपीरियंस एंड पर्सनल स्किल टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस इफेक्टिवली। जैसे मैंने आपको बताया था साइंस तो है ही, क्योंकि उसमें आपके टेक्निक्स प्रिंसिपल वगैरह यूज होते हैं, और यहाँ पे आपकी ठीक है क्रिएटिविटी यूज होती है, एक्सपीरियंस यूज होता है, पर्सनल स्किल्स यूज होती हैं, जो कि आर्ट में होती हैं ये चीज़, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह भी है, ठीक है। एंड से कुछ रीजंस भी हमसे पूछे गए हैं क्वेश्चन में, आइए उन्हें भी रीड करते हैं। सो फर्स्ट है, रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड स्किल्स। देखो मैनेजमेंट में ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि क्रिएटिविटी एंड स्किल होना। सो लाइक एन आर्टिस्ट अ गुड मैनेजर नीड्स क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग स्किल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड लीड अ टीम, राइट। जैसे कोई आर्टिस्ट होता है, अगर उसके पास क्रिएटिविटी होगी तो अपनी परफॉर्मेंस वो अच्छी तरीके से दे पाएगा। अगर इसी तरह किसी अगर कोई अच्छा मैनेजर होगा उसमें क्रिएटिविटी होगी, ठीक है, तो वो अच्छी तरीके से अपना डिसीजन मेकिंग कर पाएगा, जिससे कि फ्यूचर में वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उन्हें वो अचीव कर पाए, ठीक है, और जो भी उसके प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें वो सॉल्व कर पाए, राइट। एंड नेक्स्ट है, पर्सनल एक्सपीरियंस मैटर्स। अब ये क्या होता है, द मोर एक्सपीरियंस अ मैनेजर हैज द बेटर दे बिकम एट हैंडलिंग चैलेंजेस जस्ट लाइक एन आर्टिस्ट इम्प्रूव विद प्रैक्टिस। देखो अगर एक्सपीरियंस किसी मैनेजर पर काफ़ी अच्छा है तो वो अपनी टीम को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएगा, राइट, बेटर बेटर डिसीजन ले पाएगा, ठीक है। एंड इसी के साथ बताना चाहूँगा जितने भी चैलेंजेस आएंगे उसके बताना चाहूँगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में उनको भी अच्छी तरीके से वो हैंडल कर पाएगा। जैसे कोई आर्टिस्ट होता है, अगर उसे गिटार आर्टिस्ट है, अगर वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करता है तो एक दिन वो मास्टर हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसी तरह अगर
कोई भी मैनेजर अपनी मतलब एक्सपीरियंस अगर उसका काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब उस फील्ड में वर्क किया है, ठीक है? उसे एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब उस फील्ड में वो काफ़ी ज़्यादा उसने सिचुएशन ऐसे हैंडल किए हैं। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है? ये भी एक टाइप की स्किल होगी ना तुम्हारी, क्योंकि तुमने उस फेज़ को काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस हुई है तुम्हारी उस चीज़ से, ठीक है? तुमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी हुई हैं, ठीक है? जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह इंप्रूव वगैरह करके काफ़ी अच्छी तुम्हारी ये स्किल डेवलप होती है। तो हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट एज़ एन आर्ट भी है, ठीक है? नेक्स्ट है नो फिक्स्ड रूल्स फॉर सक्सेस, जैसे कि अनलाइक साइंस मैनेजमेंट डज नॉट हैव स्ट्रिक्ट फॉर्मूलाज। ये भी बात है कि मैनेजमेंट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि अगर आपने ये फॉलो किया तो तभी आपको सक्सेस मिलेगी, पर साइंस में ये कि फॉर्मूला अगर आपने फॉलो किया तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? रिजल्ट एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट एंड मैनेजर्स यूज देयर ओन स्टाइल एंड जजमेंट टू अचीव सक्सेस। The management is both a science and art because it combines principle with personal skill and creativity। देखो, हर सिचुएशन के हिसाब से जो भी मैनेजर होता है उसका डिसीजन स्टाइल या फिर जो भी उसकी जजमेंट होती है वो चेंज होती है, क्योंकि उसे अचीव करना रहता है अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल वगैरह है, ठीक है? उस हिसाब से वो चेंज करेगा, सिचुएशन बेस्ड होते हैं ना। आपको कि फॉर्मूला आपने ये किया तो उसका रिजल्ट यही निकलेगा, पर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि आपने ये फॉर्मूला की फिक्स्ड फॉर्मूला अगर आपने यूज़ किया तो आपका रिजल्ट यही निकलेगा, क्योंकि वो सिचुएशन, ठीक है, या फिर आपकी जो जजमेंट है या फिर उस टाइप का जो भी इन्वॉल्वमेंट उस पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का डिसीजन लेना है, जो कि आपकी मैनेजमेंट स्किल पे डिपेंड करता है, ठीक है? आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ठीक है? कोई फिक्स्ड रूल नहीं है जैसे कि साइंस में, ठीक है? ये एक स्किल्स पे आपके बताना चाहूँगा वर्क करता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है? आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल कैसी है, जजमेंट स्किल आपकी कैसी है, ठीक है? उस पर डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है और एक आर्ट की तरह भी है, मतलब दोनों कंबाइन मिक्सचर है, ठीक है? सो ये आपके पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी दोनों पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? पर एग्जैक्ट आपका वही रिजल्ट निकलेगा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ये आपकी टोटली क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है एंड प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ओके? सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी मैंने इजी लैंग्वेज बताया है, एंड सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द टर्म कोऑर्डिनेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट मीन्स मेकिंग श्योर दैट ऑल पीपल, डिपार्टमेंट्स एंड एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर स्मूथली टू अचीव अ कॉमन गोल। देखो, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है मैनेजमेंट में, कि ये एश्योर करना कि जितने भी पीपल हैं, जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक साथ काम करें और स्मूथली काम करें, जिससे कि उनका जो कॉमन गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, वो अचीव कर पाएँ, ओके? इट हेल्प्स डिफरेंट टीम्स टू कोऑपरेट एंड अवॉइड कंफ्यूजन एंड कंप्लीट टास्क एफिशिएंटली। यानी किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो और आसानी से सभी डिपार्टमेंट, सभी लोग आपस में कोऑपरेट करके अपने जो टास्क है उसको अच्छी तरीके से वो अचीव कर पाएँ, ठीक है? इफेक्टिवली। एंड इसकी इंपॉर्टेंस भी पूछी गई है हमसे क्वेश्चन में कि इट्स इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट क्या है, तो आइए इसे रीड करते हैं। brings everyone together, it ensures that all employees and department work in the same direction towards a common goal। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो कोऑर्डिनेशन होगा, इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन हो। इससे क्या होता है कि सभी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, साथ वर्क कर पाते हैं, ठीक है? एक डायरेक्शन में काम कर पाते हैं ताकि वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएँ, ओके? नेक्स्ट है सेव टाइम्स एंड एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन अवॉइड्स अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ वर्क एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? रिपीटेशन वाले जो आपके वर्क्स होते हैं, ठीक है, उन्हें अवॉइड करता है, ठीक है? अगर कोई टीम वर्क एक साथ करेगी तो जल्दी वो अचीव कर पाएगी, रादर देन अगर कोई वन पर्सन अगर एक गोल के पीछे भागेगा तो उसे बहुत देर में अचीव कर पाएगा। और अगर एक पूरी टीम के साथ अगर काम किया जाएगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल है वो आसानी से अचीव कर पाएगी, राइट? improves communication। अब ये क्या होता है? इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट। इंप्रूव कम्युनिकेशन करता है। देखो, कोऑर्डिनेशन अगर मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन होगा तो ये क्या करेगा? एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपका जो कम्युनिकेशन है वो बेटर रहेगा, जिससे कि आपका आसानी से इंफॉर्मेशन शेयरिंग वगैरह होगी, ठीक है? आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी एंड आप अपना जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उसे अचीव कर पाएंगे इजिली। नेक्स्ट है इंक्रीज एफिशिएंसी। अब ये क्या होता है? When everyone work together properly, the organization run smoothly and produce better result। देखो, अगर सब एक साथ काम करेंगे प्रॉपरली, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली रन करेगी, ठीक है, और अपना जो भी गोल है उसे अचीव कर पाएगी। इससे तो साफ पता चल रहा है एफिशिएंसी मतलब अच्छी तरीके से वर्क होगा तो ये इससे हमारी कंपनी की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है, और वो अपना जो भी गोल है उसे अचीव कर पाएगी।
हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन मेक्स इट ईजियर टू हैंडल चैलेंजेस एंड चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, अगर कोऑर्डिनेशन होगा मैनेजमेंट में तो ये क्या करेगा, आपको जो भी चैलेंजेस वगैरह आते हैं उन्हें आसानी से आपको हैंडल करना सिखाएगा, ठीक है? और जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं, उनको भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद देगा, जिससे आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में, जिससे कि आपके जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, पीपल जो वर्क कर रहे हैं, आसानी से कोऑर्डिनेट करके अपने जो एक गोल है, जो कम ऑर्गेनाइजेशन गोल है, उसे अचीव कर पाएँ ईजिली एंड इफेक्टिवली। ओके, सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ओके, एंड इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। सो क्वेश्चन काफी अच्छा है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें ये बात हो रही है कि कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, ठीक है? इट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये जरूरत है मैनेजमेंट की, ठीक है? तो यही हमसे पूछा गया कि जरूरत क्यों है, एक एग्जाम्पल के साथ आप बताइए, ठीक है? तो आइए हम इसे रीड करते हैं। सबसे पहली बात, हम पहले इसमें जो लिखेंगे आंसर में, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन की मीनिंग लिखेंगे जो हमें पता है, ठीक है? सो कोऑर्डिनेशन इज नॉट ट्रीटेड एज अ सेपरेट फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इंस्टेड इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये काफी ज्यादा जरूरी है, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऑफ मैनेजमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज एंड एवरी फंक्शन टू एंश्योर स्मूथ वर्किंग। देखो, अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो स्मूथ वर्किंग इजिली हो पाएगी, ठीक है? जैसे मैंने बताया था, कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर होगी, ठीक है? इफेक्टिवली काम करेंगे तो स्मूथली आपकी जो बिजनेस है वो रन करेगा, आप आसानी से अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसे अचीव कर पाएंगे, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हेल्प करता है। एंड विदाउट कोऑर्डिनेशन all management functions would work is isolation, leading टू इनएफिशिएंसी एंड कंफ्यूजन। देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जितने भी मैनेजमेंट फंक्शन हो रहे हैं वो अच्छी तरीके से आपका वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है? और वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे, मतलब प्रॉपर्ली वर्क नहीं होगा, ठीक है? कंफ्यूजन क्रिएट होंगी, इंफॉर्मेशन शेयर करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो पाएंगे, ठीक है? सो इट इज इंपॉर्टेंट कि कोऑर्डिनेशन होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में, ठीक है? ताकि स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। सो हम एक-एक करके बताएँगे कि इसमें प्रॉपर आंसर देंगे जिससे आपको फुल मार्क्स मिले इस क्वेश्चन में, ठीक है? सो कोऑर्डिनेशन प्लानिंग में बात करेंगे कि प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। व्हाइल प्लानिंग, डिफरेंट डिपार्टमेंट मस्ट कोऑर्डिनेट टू एंश्योर दैट द कंपनी गोल्स आर अलाइन्ड, ठीक है? जैसे कि कोई भी अगर प्लान हो रहा है, ठीक है? कोई भी प्लानिंग चल रही है कि बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, ठीक है? ये हमें आगे फ्यूचर में ये करना है, ठीक है? तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे कि जो भी कंपनी गोल है, मतलब उस पे ही फोकस रहे मेन चीज़, ठीक है? एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मोबाइल कंपनी प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू स्मार्टफोन मस्ट कोऑर्डिनेट विद इट्स प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड सेल्स टीम टू एंश्योर प्रॉपर एग्जीक्यूशन। अगर कोई भी मोबाइल कंपनी अगर लॉन्च कर रही है कोई भी मोबाइल अपना, ठीक है, न्यू मोबाइल लॉन्च कर रही है, तो उसके लिए उसका क्या मेन चीज़ है कि कोऑर्डिनेट करें अपने प्रोडक्शन टीम में, क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट बना आप उनको मतलब जनरेट करना है, ठीक है? मार्केटिंग जो आपको प्रमोट करेंगे, ठीक है? और जो भी आपकी सेल्स टीम है जो आपकी सेल करेंगे प्रोडक्ट को, ठीक है? तो इन पर अगर प्रॉपर आपका बताना चाहूँ कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है? तो आपका जो प्रॉपर अगर पहले से प्लान बनेगा तभी तो आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तभी तो आप अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर पाएंगे, ठीक है? सो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग में भी आपका कोऑर्डिनेशन होना, ठीक है? कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन में आपका कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स असाइनिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एम्प्लॉय, ठीक है? अगर कोई वर्क किसी को ऑर्गेनाइज कर रहा है तो ये क्या हमें बता रहा है कि कोई भी अगर आपका टास्क असाइन हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हो रही है एम्प्लॉय को, ठीक है? कोऑर्डिनेट एंश्योर दैट ऑल टास्क आर वेल इंटीग्रेटेड। और कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि ये चीज़ हमें अच्छी तरीके से बताता है, एंश्योर करता है कि जो भी आपके टास्क हैं वो वेल इंटीग्रेटेड है, ठीक है? यानी प्रॉपर्ली तरीके से सबको दिए गए हैं, ठीक है? और प्रॉपर्ली तरीके से उसी हिसाब से अगर फॉलो होता रहेगा तो आगे जाकर हमारी जो कंपनी है वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर पाएगी। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, इन अ होटल द किचन स्टाफ, हाउस कीपिंग एंड रिसेप्शन मस्ट कोऑर्डिनेट टू प्रोवाइड अ स्मूथ कस्टमर एक्सपीरियंस। और कोई अगर आप कोई भी मतलब हॉस्टल, अगर आप कभी भी कोई होटल में जाते हैं, ठीक है, होटल वगैरह में जाते हैं तो किचन स्टाफ, हाउस कीपिंग, रिसेप्शन, जो अगर आप देखे होंगे वहाँ पे तो आपको एक प्रॉपर सर्विस देते हैं, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि एक ही मतलब होटल में अगर हाउस कीपिंग वाला है तो सिर्फ वही सर्विस दे रहा है, किचन स्टाफ दे ही नहीं रहा है, ठीक है? या फिर रिसेप्शन वाला दे ही नहीं रहा है। सभी प्रॉपर अपनी फंक्शनिंग करते हैं, जिससे कि जो भी कस्टमर का एक्सपीरियंस होता है, आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहे, ठीक है? तो यही हमें प्रमोट करता है कि अगर ऐसे हमारे मैनेजमेंट में होगा तो ये हमारे काफ़ी अच्छा रहेगा, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जिससे कि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल काफ़ी जल्दी अचीव कर पाएँगे, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके? और सभी डिपार्टमेंट्स में सभी पीपल्स के लिए, ठीक है?
नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इन स्टाफिंग। अब ये क्या होता है? द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज मस्ट मैच द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। कोऑर्डिनेशन बिटवीन एचआर एंड अदर डिपार्टमेंट एंश्योर दैट द राइट पीपल आर हायर्ड। देखो, स्टाफिंग अगर कोई भी किसी पर्सन को हायर कर रहे हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पर्सन जो हायर हो रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को बताना चाहूँगा फुलफिल कर रहा हो, ठीक है, तभी वो हायर हो। और जिसके लिए वो हायर हुआ है, उस डिपार्टमेंट में जिसके लिए हायर हुआ है, एचआर और डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा हो, ठीक है। एंड जिसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी हायरिंग न्यू डेवलपर मस्ट कोऑर्डिनेट विद प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड द रिक्वायर्ड स्किल्स। तो अगर सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें अगर कोई भी न्यू डेवलपर हायर हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो कोऑर्डिनेट करे अपने मैनेजर से कोऑर्डिनेट करे, ठीक है, जो डेवलपमेंट मैनेजर है, ठीक है, जिससे कि फ्यूचर में जो भी प्रोडक्ट्स होंगे कंपनी के, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, वो बेटर तरीके से लॉन्च हो पाए, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है कि स्टाफिंग में भी आपका कोऑर्डिनेशन होना। ओके, सो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इन डायरेक्टिंग। अभी क्या होता है? वाइल गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, कोऑर्डिनेशन एंश्योर दैट ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क इन हार्मनी। देखो, अगर कोई भी डायरेक्शन वगैरह हम दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी मोटिवेट कर रहे हैं एम्प्लॉय को, ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी जो भी डिपार्टमेंट जितने लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एक हार्मनी मतलब फॉलो हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप डायरेक्शन वगैरह दे रहे हो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन वगैरह फॉलो हो, ठीक है, कि आपने इसको बताना चाहेंगे कोऑर्डिनेट किया, इसने इस डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट किया, जिससे कि आपकी प्रॉपर हार्मनी फॉलो होती रहे, ठीक है, जिससे के लिए प्रॉपर आप एम्प्लॉय मोटिवेट भी रहे और जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव होता रहे, ठीक है, और सभी डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। एंड इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, इन फैक्ट्री वर्कर्स मस्ट कोऑर्डिनेट विद सुपरवाइजर्स एंड इंजीनियर्स टू मेंटेन क्वालिटी प्रोडक्शन। अगर कोई फैक्ट्री वहाँ पे प्रोडक्शन काम हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो वर्कर है वो कोऑर्डिनेट करे अपने सुपरवाइजर से, यानी जो उसे लीड कर रहा है, ठीक है, और अपने जो भी इंजीनियर्स होते हैं उनको उनसे भी कोऑर्डिनेट करे, जिससे कि वो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, ठीक है, मेंटेन करने की जो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर पाए, इन्हांस कर पाए। ओके, सो कोऑर्डिनेशन इन कंट्रोलिंग, ये क्या होता है? कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड टास्क करेक्टिव एक्शंस। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि मॉनिटर करना है कि आपने जो परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, वो आपने करेक्ट एक्शन में की है या फिर नहीं की है, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन हेल्प इन कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स विद प्लान गोल्स। और कोऑर्डिनेशन इसमें हेल्प क्या करता है? कोऑर्डिनेशन इसमें हेल्प क्या करता है? जो आपने प्लान किया था गोल कि हमें इतना अचीव करना है, ठीक है, और जो आपका एक्चुअल रिजल्ट आया है उसमें कंपैरिजन करता है कि आपने कितना आपने प्लान किया तो कितना आपने अचीव कर पाया। तो कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा यूज रहता है कंट्रोलिंग में भी। ओके, एंड इसे हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। इफ अ कंपनी फाइंड्स दैट सेल्स टारगेट आर नॉट मेट, इट मस्ट कोऑर्डिनेट विथ मार्केटिंग एंड सेल्स टीम टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। मान लीजिए किसी कंपनी में सेल्स का टारगेट अचीव नहीं हो पाया, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि कोऑर्डिनेट करना अपनी मार्केट एंड सेल्स टीम के लिए कि क्यों मतलब पहली बात तो क्यों नहीं हो पाया, ठीक है, और इसके लिए क्या इंप्रूव कर सकते हैं हम, ठीक है, अपनी इंप्रूव परफॉर्मेंस करना, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कंट्रोलिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सो इसमें हमारी बात ये हुई थी कोऑर्डिनेशन क्यों मतलब एक सेपरेट फंक्शन और मैनेजमेंट का क्यों नहीं है, ठीक है, और इसकी क्यों जरूरत है मैनेजमेंट में। तो मैंने आपको पूरे पांचों पॉइंट बता दिए हैं, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में कि क्यों इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे मैनेजमेंट में, ठीक है। और एग्जाम्पल भी आपको काफ़ी अच्छे दिए मैंने, सो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, एक्सप्लेन हाउ। सो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आइए रीड करते हैं इसके आंसर को। कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट एंश्योर दैट ऑल एक्टिविटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस स्मूथली। देखो, अगर कोऑर्डिनेशन ऑल मैनेजमेंट में, देखो मैंने सबसे पहली बात आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि मैनेजमेंट के हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए जो भी आपकी एक्टिविटी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसे स्मूथ फंक्शनिंग कराने में, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो काफी अच्छा स्मूथ फंक्शनिंग होगा और आपका ज्यादा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ओके, and every manager whether at the top, middle or lower level has the responsibility to coordinate tasks and efforts to अचीव दी ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली। तो कोई हर मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टॉप पे हो, चाहे वो मिडल पे हो, चाहे लोअर लेवल पे हो, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो टास्क है उसको अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करके चले, ठीक है, और अपना पूरा एफर्ट दिखाए ताकि वो अचीव कर पाए अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल काफी इफेक्टिवली। ओके, सो आगे हम मूव ऑन करते हैं कि डिफरेंट लेवल पे ये कोऑर्डिनेशन कैसे हमारे हेल्पफुल रहता है मैनेजमेंट में। सो रीड करेंगे सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन?
includes execution like the CEO, managing director, and boards of directors. They coordinate between different departments, set overall goals, and ensure the policy are followed. देखो CEO होते हैं कंपनी के, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो ये सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने गोल सेट किया होता है, ठीक है? इन्होंने कुछ पॉलिसी सेट की होती है जिन्हें वो फॉलो करना चाहते हैं, जिससे कि वो अपना प्रोडक्शन और अपना जो भी गोल है, डिजायर गोल है, उसे अचीव कर पाए, ठीक है? सो इसे एक एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं। द CEO of a car manufacturing company must coordinate with the production, marketing and finance team to ensure a successful product launch. अगर कोई CEO है किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का और अपनी वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो कोऑर्डिनेट करे अपने प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस टीम से, ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो पाए, ठीक है? तो यहाँ टॉप लेवल मैनेजमेंट पे भी इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। सो नेक्स्ट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, includes department heads and branch managers. They act as a link between top management and lower level employees. Their role is to coordinate between different teams within a departments. अब देखो, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ताकि वो टॉप लेवल और जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मतलब बना के चले, ठीक है? जिससे कि आपका स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे और अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव होता रहे। मतलब एक लिंक क्रिएट करना टॉप लेवल और लोअर लेवल के एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है? तो ये मिडिल लेवल का काम रहता है, ठीक है? कोऑर्डिनेशन बना के चलना, ठीक है? सो इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं, आ सेल्स मैनेजर मस्ट कोऑर्डिनेट विद द मार्केटिंग टीम टू एंश्योर दैट एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज अलाइन विद सेल्स टारगेट। अगर कोई सेल्स मैनेजर है, ठीक है? उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एक कोऑर्डिनेशन बना के चले मार्केटिंग टीम से, जिससे एंश्योर हो सके एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज के लिए, जो कि उसकी सेल्स टारगेट को इंक्रीज करेंगी, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन होना। नेक्स्ट है लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है? इंक्लूड सुपरवाइजर, फोरमैन एंड टीम लीडर्स। दे कोऑर्डिनेट दी एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स एंड एंश्योर दैट डेली ऑपरेशन रन स्मूथली। अगर लोअर लेवल के मैनेजमेंट हैं, जैसे कि आपने पता होगा फोरमैन, सुपरवाइजर्स आते हैं, टीम लीडर्स वगैरह आते हैं, तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ये अपने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे कि जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? प्रोडक्शन हो रहा है डे टू डे, वो स्मूथली हो पाए, ठीक है? अगर डेली ऑपरेशन जो आप वो कर रहे हैं, ठीक है, वो रन स्मूथली कैसे हो पाएगा? जब लोअर लेवल के मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे अपने वर्कर के साथ, तभी, ठीक है? इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप फैक्ट्री सुपरवाइजर मस्ट कोऑर्डिनेट विद वर्कर्स टू मीट प्रोडक्शन टारगेट व्हाइल एंश्योरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जैसे अगर कोई फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट अपने वर्कर से करेगा, जिससे कि जो प्रोडक्शन टारगेट है वो उसका अचीव हो पाए, और वो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ, यानी प्रॉपर वे में, ठीक है? ये नहीं कि आधा अधूरा प्रोडक्ट बनाया है या मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है, ठीक है? यानी प्रोडक्शन का जो भी उनका टारगेट मिला हुआ है, ठीक है, वो कंप्लीट हो पाए, ठीक है? और ये तभी कंप्लीट हो पाएगा जब कोई भी फैक्ट्री सुपरवाइजर अपने वर्कर से अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करेगा, तभी। ओके, आई होप आपको एग्जांपल की मदद से काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। एंड इसमें नेक्स्ट हमसे ये पूछा गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स क्या होता है, ये भी बता देते हैं। एंश्योरिंग यूनिटी ऑफ एक्शन। अब ये क्या होता है? मैनेजर मस्ट अलाइन देयर टीम्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। देखो, अगर यूनिटी ऑफ एक्शन होगा, ठीक है, मतलब एक मोटिव के साथ चलेंगे कि हमें अपना गोल अचीव करना है, ठीक है, तो मैनेजर का काम क्या रहेगा कि अपनी टीम को अलाइन करना उसी दिशा में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को वो अचीव कर पाए, और किसी भी कन्फ्लिक्ट यानी कोई भी किसी परेशानी बिना परेशानी के, ठीक है, और किसी प्रकार का डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, ठीक है, यानी बार बार वही रिपीटेड वर्क यूज ना हो रहा हो, ठीक है, यानी पूरे एक यूनिटी ऑफ एक्शन में वर्क को कंप्लीट किया जाए, ठीक है? एंड नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब ये क्या होता है? दे मस्ट एंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स। सभी मैनेजर का काम क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है कि जो भी स्मूथ कम्युनिकेशन हो, ठीक है, वो हर डिपार्टमेंट में हो, ठीक है, हर लेवल पे हो, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ऑल मैनेजर्स का जो भी काम रहता है कि स्मूथ कम्युनिकेशन हो हर लेवल पे। ओके, नेक्स्ट है एफिशिएंट रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। अब ये क्या होता है? मैनेजर्स कोऑर्डिनेट द यूज ऑफ मैन पावर, मटेरियल एंड मशीन टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। हर लेवल के जो भी मैनेजर्स हैं उनका काम क्या रहता है कि कोऑर्डिनेट करें, ठीक है, अपने यूज करें मैन पावर को, मटेरियल को एंड मशीन को, जिससे कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ, जल्दी अपने बताना चाहूँगा जो भी गोल्स है उन्हें अचीव कर पाएँ, ठीक है, आउटकम्स ज़्यादा लिख लें, ठीक है, और जो भी उनका वेस्टेज जो हो वो कम हो, ठीक है? तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मैनेजर्स की, ठीक है? एंड नेक्स्ट है हैंडलिंग इंटर डिपार्टमेंटल डिपेंडेंसीज। अब ये क्या होता है? सिंस डिपार्टमेंट्स लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड सेल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, मैनेजर्स मस्ट
मैनेजर मस्ट कोऑर्डिनेट देयर वर्क इफेक्टिवली। देखो कोई भी डिपार्टमेंट्स होता है, चाहे वो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो, चाहे सेल्स का डिपार्टमेंट हो, वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, राइट? वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है? तो मैनेजर का ये काम रहता है कि प्रॉपरली वो हर डिपार्टमेंट पे एक कोऑर्डिनेशन बना के चले, ठीक है? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के चले, जिससे कि जो उसका वर्क हो रहा है, जो परफॉर्म हो रहा है, वो इफेक्टिवली परफॉर्म हो, ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल उन्होंने सेट हुए हैं, ठीक है, वो अचीव हो पाए, ठीक है? एंड उसका जो आउटकम निकले काफ़ी अच्छा निकले, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा निकले। सो आई होप दोस्तों आपको फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर समझ आए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, सो बाय।